आज की सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं कि इंग्लिश के सेंटेंसेस बनते कैसे हैं, एक सेंटेंस फॉर्म कैसे होता है। हम बेसिक से कॉन्सेप्ट्स को सीखते हुए आगे बढ़ेंगे और साथ ही साथ में आज कुछ ग्रामर के रूल्स भी आपको सीखने को मिलेंगे जिसके जरिए आप नेचुरली इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। और बेस्ट पार्ट ये है कि मैं आपको बिल्कुल भी ट्रेन नहीं करने वाला हिंदी से इंग्लिश को ट्रांसलेट करने के लिए, ना ही मैं आपको ये बोलने वाला हूँ कि आप पहले हिंदी में सोचें फिर उसको इंग्लिश में बनाने की कोशिश करें। मैं आपको एक नेचुरल तरीका दूंगा जिसके जरिए आप आसानी से भाषा को डेवलप कर पाएंगे। अगर हम बात करें भाषा के शब्दों से पहले भी अगर देखें तो हम साउंड यूज करते थे हमेशा से। हम लोग दुनिया में जहां भी भाषा इवॉल्व हुई है, भाषा इवॉल्व होने से पहले साउंड का बहुत बड़ा रोल होता था। आज भी अगर आप देखते हो तो जानवरों के बीच में साउंड के माध्यम से ही वो लोग आपस में कम्युनिकेट करते हैं। एक जब छोटा बच्चा होता है पैदा, जब वो साल भर का 6 महीने का होता है, तो वो साउंड के जरिए कुछ ना कुछ साउंड्स निकालता है, मुझसे उसके जरिए वो कनेक्ट करने की कोशिश करता है। सिमिलरली दुनिया की हर एक भाषा साउंड पे बहुत निर्भर करती है। साउंड के बाद अल्फ़ाबेट धीरे धीरे इवॉल्व हुए। इवॉल्व से मेरा मतलब है इनका विकास हुआ, फिर वो अल्फ़ाबेट धीरे धीरे आपस में जुड़े, उनको वर्ड्स के तौर पे इंट्रोड्यूस किया गया, फिर वर्ड्स को सही क्रम में रखा गया तो वो एक सेंटेंस बना। ये सिर्फ अंग्रेजी भाषा के साथ नहीं, दुनिया की हर एक भाषा के साथ कुछ इस तरह से ही हुआ है कि पहले साउंड्स आती हैं, मतलब मुंह से हमारी जो साउंड निकलती है उसके ज़रिए आप कुछ समझते हैं कि क्या कहा जा रहा है, क्या कैसे कहा जा रहा है। तभी तो कई बार शब्द नहीं रोल प्ले करते, कई बार हमारे एक्सप्रेशंस और बोलने की जो ध्वनि होती है उस पर निर्भर करता है कि इंसान के इंटेंशंस और उसके मीनिंग्स क्या है कहने के। तो वो साउंड बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। साउंड के बाद मैंने जैसे बताया कि दुनिया की हर एक भाषा के साथ यही हुआ है कि अल्फ़ाबेट आए। जैसे इंग्लिश में अल्फ़ाबेट बोला जाता है, हिंदी में व्यंजन, और दुनिया की तमाम भाषाओं में अलग तरीके से उसको बोला जाता होगा। और फिर अल्फ़ाबेट आपस में जब एक मीनिंग रखकर एक शब्द बनाते हैं तो उसका एक मीनिंग निकलता है, तो वो शब्द बनता है। जैसे इंग्लिश में अल्फ़ाबेट है ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, जेड तक। और उसके बाद अगर इनको वर्ड्स के तौर पे देखें तो BOOK के बुक, एक किताब का रूप ले लेती है, राइट। एक वर्ड बन जाता है बुक। और अगर बुक को एक सही क्रम में रखें इंग्लिश ग्रामर के, तो वर्ड्स के सही क्रम में अगर रखा जाए तो एक सेंटेंस बन जाता है। जैसे कि दिस इज माई बुक, यह है मेरी किताब है। अब अंग्रेजी भाषा ने कोई ना कोई एक लॉजिक है जो दिस के बाद इज लगाते हैं और इसके बाद ए लगाते हैं और फिर बोलते हैं बुक, तो दिस इज अ बुक ही सेंटेंस ठीक है। मतलब अगर हम बोलें कि बुक इज अ दिस, शायद सेंटेंस गलत है ग्रामेटिकल अप्रोच के साथ देखें तो। अगर हम देखें कि बुक दिस इज ए भी गलत है, इसका मतलब कोई लॉजिक अप्लाई हो रहा है, तभी एक सेंटेंस बनकर बाहर निकल कर आ रहा है। इसमें बोला जा रहा है कि दिस इज अ बुक। अगर मैं कहूं कि आई एम सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू, सो आई एम सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू ही एक सेंटेंस ठीक है। अगर मैं कहूं कि आई सिटिंग फ्रंट एम ऑफ यू, क्या सेंटेंस ठीक होगा? तो आप कहोगे सेंटेंस बिल्कुल गलत है। तो इसका मतलब कोई लॉजिक जरूर अप्लाई हो रहा है जिसके बेसिस पर इसको सही और गलत की कंडीशन में रखा जा रहा है, राइट और नॉट। सो हम उस लॉजिक को समझते हैं। जैसे मैंने कहा अल्फाबेट्स मिले तो वर्ड्स बने, और वर्ड्स को सही क्रम में रखा गया तो एक सेंटेंस बना जिसका एक मतलब निकल के बाहर आया। तो हम जानते हैं कि एक सही सेंटेंस कैसे बनता है। एक सही सेंटेंस बनता है जब हम अंग्रेजी में सब्जेक्ट अप्लाई करते हैं सबसे पहले। अब बोलता है इंग्लिश बोलती है कि सब्जेक्ट होते क्या है। सब्जेक्ट मतलब जिसके बारे में आप बात करो उनको सब्जेक्ट्स कहा जाता है, जिसके बारे में आप बात करो, राइट। एक सेंटेंस के अंदर हम किसी भी चीज़ को किसी चीज़ को दिखाते हैं, किसी चीज़ के बारे में बताते हैं, जिसके बारे में बात करते हैं वो सब्जेक्ट होता है। जैसे कि अगर मैं अपने बारे में बात करूं तो मैं हिंदी में बोलूँगा मैं, और अंग्रेजी में बात करूं तो बोलूँगा आई, और शायद किसी दुनिया की किसी और भाषा बोलूँगा तो शायद उनके कुछ अलग वर्ड्स यूज़ होते होंगे। तो ये होंगे सब्जेक्ट। जैसे कि मैं हुआ तो आई, जिससे हम बात कर रहे हैं सामने वाला वो यू, चाहे वो एक व्यक्ति हो, चाहे वो बहुत सारे लोग हों, चाहे वो फीमेल्स हो चाहे मेल्स हो, उनको यू ही बोला जाएगा। तभी यू के साथ आर, हैव, इस तरह के हेल्पिंग वर्ब्स आपको फ्यूचर में देखने को मिलेंगे कि वो सिंगुलर में भी यू ही आता है और प्लूरल में भी यूज आता है, क्योंकि सामने वाले बात करते हुए हम यू ही डिनोट करते हैं। किसी मेल की तरफ हम इशारा जब करते हैं अंग्रेजी भाषा के हिसाब से तो हम ही यूज करते हैं। किसी मेल को देखते हुए अगर हम बोले, मेल चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, जैसे हम किसी बड़े के बारे में बात करें तो वो आ गए हैं ऐसे बोलते हैं। कोई दोस्त होता है तो बोलते हैं वो आ गया है, राइट, उसने खाना खा लिया है। तो देख रहे हो आप, वो, उसने, हम इस तरह से डिनोट करें। लेकिन अंग्रेजी भाषा बोलती है कि सिर्फ ही यूज कीजिए जब भी आप किसी मेल की बात करें, और फीमेल की बात करें तो शी यूज करें, और एक से ज्यादा लोगों की बात करें, मतलब अगर आप तीसरे, मतलब मैं आपसे बात करूं, आप लोग मेरे
मतलब आप मुझे मेरी वीडियोस को देख रहे हैं और मैं यहाँ से आई हूँ, आप लोग मेरे लिए यू हो, और हम किसी तीसरे इंसान की बात करते हैं, जैसे शाहरुख खान साहब की बात करते हैं तो बोलेंगे ही। ऐसे किसी दोस्त की बात करें रमेश, तो ही, रमेश का नाम ना लेकर हम उनको ही भी बोल सकते हैं। अगर हमें फीमेल हुई तो हम शी बोलेंगे उनको, और अगर हम एक से ज़्यादा लोगों की बात करेंगे तो हम बोलेंगे दे। इज दैट ओके? जैसे हम बोलते हैं ना पास में कोई ये है, ये मेरी चीज़ें हैं, वो तुम्हारी चीज़ें हैं, तो वैसे ही अंग्रेजी में भी जब आप किसी पास अधिक चीज़ें आपके आसपास में हो और आप सामने से उसको डिनोट करना चाहते हैं तो आप बोल सकते हैं दीज, और दूर से बोलते हैं आप दोज। सो इस तरह सब्जेक्ट्स बोला जाता है इंग्लिश में। आई अपने लिए, सामने वाले के लिए यू, और किसी तीसरे मेल के लिए, पुरुष के लिए ही, और फीमेल के लिए शी, और एक से ज्यादा लोगों के लिए दे, या दीज और दोज। दीज मतलब अगर आपके पास हो, दोस्त थोड़ा सा दूर हो, लेकिन दोनों प्लूरल कंडीशन। प्लूरल और सिंगुलर का मतलब जब एक चीज के बारे में बात करें, एक चीज या एक इंसान के बारे में बात करें, जैसे कि वॉच, ये सिंगुलर को रिप्रेजेंट करेगी। इज दैट ओके? और जैसे मैं और अगर मैं कहूं कि वॉचेस, तो ये प्लूरल को रिप्रेजेंट करेगी। तो दीज, दोज और दे ये प्लूरल कंडीशंस के लिए ही अप्लाई होते हैं। इज दैट ओके? ये हो गए सब्जेक्ट्स। सब्जेक्ट्स के बाद आती है इंग्लिश, बोलती है हेल्पिंग वर्ब यूज कीजिए। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है भाई? हेल्पिंग वर्ब जैसे कि इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, विल, शैल, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, हैज टू, हैव टू, विल हैव टू, जो भी आपने इस तरह की कंडीशन सुनी है ना, ये हमेशा हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं। इन हेल्पिंग वर्ब्स का बहुत बड़ा रोल है पूरी इंग्लिश ग्रामर के अंदर में। पता है सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि इन हेल्पिंग वर्ब्स को सुनकर, समझकर ही आप अंदाजा लगाते हैं कि सामने वाला किस इमोशन और किस समय की बात कर रहा है। बिल्कुल सही सुना आपने। मतलब अगर आप किसी भी इंग्लिश बोलने वाले व्यक्ति से अगर आप बात करें तो आप हमेशा उसकी हेल्पिंग वर्ब को सुनने के बाद अंदाजा लगाते हैं कि वो बंदा किस समय की बात कर रहा है और क्या कहना चाहता है, या किस इमोशन से उस बात को कहना चाहता है। जैसे मैं आपके सामने एक सेंटेंस बोलता हूं, आई एम इन मार्केट। सो आई से पता लगा कि मैं अपनी बात कर रहा हूं, मार्केट से पता लगा कि जगह की बात हो रही है, बट प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर सिर्फ आपको एम से पता लगा है, क्योंकि एम लगते ही आपको समझ आ गया कि प्रेजेंट की बात की जा रही है। अगर मैं कहता हे यस्टरडे आई वाज इन मार्केट, सो आई वाज से पता लगा कि पास्ट की बात की जा रही है। आप देख पा रहे हैं कि हेल्पिंग वर्ब इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि जैसे ही आप हेल्पिंग वर्ब को सुनते हैं तो आपके दिमाग में प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर या और इमोशंस डेवलप होने लग जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे यू शुड थिंक अबाउट इट। सो यू से पता लगा कि आपकी बात की जा रही है। शुड एक इमोशन लेकर आया जो कि सुझाव के तौर पे यूज होता है। जैसे हम हिंदी में जब लोगों को सुझाव देते हैं तो ऐसे बोलते हैं, बहुत पोलाइटनेस के साथ बोलते हैं कि आप ऐसा करो या आपको ऐसा करना चाहिए, आप सोचा करो इस बारे में, या आपको सोचना चाहिए। तो आपके दिमाग में मैसेज गया कि आपको ऐसा सोचना चाहिए, तो एक सुझाव निकल के समझ आ रहा है आपको कि एक सुझाव की तरीका जो इमोशन डिलीवर किया जा रहा है उसमें सुझाव समझ आ रहा है आपको। अंग्रेजी में उसी सुझाव को डिलीवर करने के लिए शुड अप्लाई किया जाता है। इसका मतलब समझे कि जितने भी ये हेल्पिंग वर्ब्स है इनका बहुत बड़ा रोल है। इसका मतलब कि सब्जेक्ट्स आसानी से समझा जा सकता है, ऑब्जेक्ट्स क्या है वो आसानी से समझ जा सकते हैं, लेकिन पूरी इंग्लिश ग्रामर को अगर आपको समझना है, ढंग से डेवलप करना है, इनको इमोशनली डेवलप करना है, नेचुरल डेवलप करना है, इन्हीं हेल्पिंग वर्ब्स को समझना होगा। और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये, इन्हीं हेल्पिंग वर्ब्स को सीखने के लिए तो हम टेंसेस, मॉडल सीखते हैं, पैसिव वॉइस सीखते हैं कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब कहाँ पर यूज होगी। और अगर हम सही समझ पाए कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब कहाँ यूज होने वाली है तो हम आसानी से भाषा को डेवलप कर सकते हैं, बजाय इसके कि हम पहले हिंदी में सोचें फिर उसको ट्रांसलेट करें इंग्लिश में। ये रोल होता है हेल्पिंग वर्ब का। जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूं आई विल मीट यू टुमारो, सो विल सुनने के बाद ही तो आपके दिमाग में गया कि भविष्य की बात की जा रही है। अगर मैं टुमारो ना भी लगाऊं, आई कम एंड सी यू, सिर्फ इतना ही बोलता हूं, तो सिर्फ विल के बेसिस पर आप अंदाजा लगाने की बात कर रहे हैं कि शायद ये मुझसे भविष्य, मतलब शायद नहीं, मतलब ये मुझसे मिलने की बात कर रहे हैं भविष्य में। कितना आसान है ना समझ पाना। और हम इन्हीं हेल्पिंग वर्ब्स को सीखेंगे इंग्लिश में, इंग्लिश के ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स के जरिए, और आप देखेंगे कि आप नेचुरल इंग्लिश पे इंप्रूव कर पा रहे हैं। मैं आपको कभी नहीं बोलूंगा कि विल के लिए आप आगे ये सोचिए, आप नेचुरली विल को समझेंगे कि भविष्य को इंडिकेट करने की कैसी हेल्पिंग वर्ब जो भविष्य में आप कुछ कहना चाहते हो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होती है, और आप आसानी से सीख पाएंगे। तो ये होती है ताकत हेल्पिंग वर्ब की, जो कि सब्जेक्ट के बाद आती है। हिंदी में हेल्पिंग वर्ब कहाँ पर आते हैं? सेंटेंस के एंड में। तभी तो कहा जाता है कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों बहुत अलग भाषाएं हैं, दोनों को एक साथ, मतलब दिमाग में हिंदी को रख के अंग्रेजी को डेवलप कर पाना आपके लिए हमेशा से डिफिकल्ट होगा। क्योंकि हिंदी में हम कहाँ से पता लगाते हैं? देखो, अब मैं एक सेंटेंस बोलता हूँ आपके सामने कि मैं क्रिकेट खेल, अभी तक नहीं पता लग पा रहा है कि प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर। खेलूंगा भविष्य हो गया, खेलता हूं वर्तमान हो गया, खेल रहा हूं कॉन्टिन्यूस हो गया। सेंटेंस के एंड में पता लग रहा है हिंदी में
और अंग्रेजी में शुरुआत में आई एम गोइंग टू द मार्केट, आई विल मीट यू टुमारो, आई विल सी यू टुमारो, ही इज कमिंग, ही हैज डन हिज वर्क। आपने देखा ही हैज, आई विल, ही इज। इन हेल्पिंग वर्ब्स के जरिए आप आसानी समझ सकते हैं कि बंदा किस टाइम की बात कर रहा है, किस इमोशन के साथ उस बात को डिलीवर करना चाहता है। ये ताकत है हेल्पिंग वर्ब की, और इन्हीं हेल्पिंग वर्ब को सीखकर आप आसानी से लैंग्वेज सीख सकते हो। हम फोकस बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों पे करेंगे ही नहीं, हम फोकस उन चीज़ों पे करेंगे जिसके जरिए भाषा को डेवलप किया जाता है। हेल्पिंग वर्ब के बाद आती है वर्ब की। वर्ब मतलब एक्शंस, जो घटना घटी बता दो। इंटरेस्टिंग पार्ट ये होता है कि वर्ब की 3 फॉर्म्स होती हैं। उन तीनों फॉर्म्स के जरिए ही आप सारी भाषा मतलब सारी इंग्लिश में आसानी से बेसिकली चेंजेस करके इंग्लिश को इंप्रूव कर सकते हो। और 3 फॉर्म्स ऐसी होती हैं कुछ, जैसे कि गो, वेंट, गॉन, डिसाइड, डिसाइडेड, डिसाइडेड, थिंक, थॉट, थॉट। कुछ को रेगुलर वर्ब्स बोला जाता है और कुछ को इर्रेगुलर वर्ब्स बोला जाता है। रेगुलर वर्ब्स कौन सी होती है? जिनमें ईडी आता है सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म के तौर पर, जैसे कि डिसाइड, डिसाइडेड, डिसाइड। अग्री? तो जब भी आप देखेंगे ईडी आ रहा है तो वो क्या होगा? सेकंड और थर्ड फॉर्म में ईडी लगे, वो होती है रेगुलर वर्ब्स। और इर्रेगुलर वर्ब्स वो होती हैं जिनकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में कुछ ड्रास्टिक चेंजेस किए जाए, ईडी ना लगाओ, जैसे कि कम, केम, कम, गो, वेंट, गॉन, थिंक, थॉट, थॉट। ये इर्रेगुलर वर्ब्स की कंडीशन में रखा जाता है। इर्रेगुलर वर्ब्स करीब करीब मेरे हिसाब से शायद 300, 350, 400 के आसपास होती हैं। उनको शायद आप आसानी से सीख भी सकते हैं। जैसे आपने सीखा ही होगा कि भाई लर्न, लर्नड, लर्नड, स्पीक, स्पोक, स्पोकन। ये जो हेल्पिंग वर्ब्स, ये जो वर्ब्स हैं, इनको आप आसानी सीख सकते हैं। 300, 350 के आसपास ही ये रेगुलर वर्ब्स होती हैं और अधिकतर सारी आपको मिलेंगी ईडी के साथ, जैसे कि एप्रिशिएट, एप्रिशिएटेड, एप्रिशिएटेड, क्रिटिसाइज, क्रिटिसाइज्ड, क्रिटिसाइज्ड, राइट? अंडर एस्टिमेट, अंडर एस्टिमेटेड, अंडर एस्टिमेटेड। ये वर्ब्स ही हैं, इनमें ईडी लगता है। इनको रेगुलर वर्ब्स की कंडीशन में रखा जाता है। और इर्रेगुलर वर्ब्स की कंडीशन में जिनकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बिल्कुल अलग हो फर्स्ट फॉर्म के मुकाबले, क्योंकि रेगुलर वर्ब्स में ईडी लगता है सेकंड और थर्ड फॉर्म पर, और इर्रेगुलर वर्ब्स में कुछ भी हो सकता है। वो इंग्लिश के हिसाब से, जैसे इंग्लिश इवॉल्व हुई होगी, डेवलप हुई होगी, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने अडॉप्ट किया है, और वही हमें सीखना होगा, क्योंकि अगर हमें उसी भाषा में और उसी तरीके से बात करनी है तो। उसके बाद क्या आता है? उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब जब एक सेंटेंस के अंदर में आप देखें कि किसी इंसान के बारे में बात करते हैं तो वो सब्जेक्ट हो जाता है। जैसे मैं बोलूँ कि तबारक सर बहुत शानदार पढ़ाते हैं, तो तबारक सर एक सब्जेक्ट हो, क्योंकि उनके बारे में बात करते हैं। उसके बाद हम उनके हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे, जो भी सेंटेंस के अंदर, जो भी ग्रामर के रूल के अकॉर्डिंग हम देखेंगे उनके हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ होती है। उसके बाद हम वर्ब यूज़ करेंगे। वर्ब क्या है? पढ़ाने का काम, तो हम टीच यूज़ करेंगे, राइट? इसमें कुछ बेसिक चेंजेस कर सकते हैं जो कि ग्रामर हमसे डिमांड करती है, वो आप आगे सीखेंगे क्लासेस में, जो भी ग्रामर की डिमांड होगी, क्योंकि हम ग्रामर के जरिए ही हेल्पिंग और वर्ब के यूज सीखेंगे, जिससे हम सामने वाले को सही तरीका बता सके कि ऐसे बात की जाती है, या अगर हमें सही मीनिंग्स और इमोशंस को डिलीवर करना है सामने वाले को, तो हम सही हेल्पिंग वर्ब्स और सही वर्ब में चेंजेस करके ही कर सकते हैं वो सब चीज़ें। नहीं तो बात करते वक्त सब्जेक्ट्स को ढूंढना, सब्जेक्ट कौन सा लगाना है, ये बहुत हमेशा से आसान होता है। ऑब्जेक्ट्स भी ढूंढना आसान होता है, बट प्रॉब्लम जो आती है, जिनमें आप हमेशा से कंफ्यूज रहते हो, वो टेंसेज और मॉडल्स ही तो, टेंसेज और मॉडल्स की हेल्पिंग वर्ब्स ही तो है, जिनके जरिए आपको कंफ्यूजन रहती है, और वही सीखेंगे हम आने वाली क्लासेस के अंदर में। ऑब्जेक्ट्स क्या होता है? जो बचा, मतलब इसके बारे में बात की सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद जो वर्ब, एक्शन जो हुआ, उसके बाद जो बचा। मैं मार्केट जाता हूं, तो मैं सब्जेक्ट, जाना वर्ब, मार्केट ऑब्जेक्ट हो गया। तबारक सर बहुत शानदार पढ़ाते हैं, तो तबारक सर हुए सब्जेक्ट, पढ़ाना हुआ टीच उनकी वर्ब, बहुत शानदार, ब्यूटीफुली जो भी आप बोले वो ऑब्जेक्ट का पार्ट बन जाएगा। तबारक सर बड़ी इंग्लिश अकेडमी में बहुत शानदार पढ़ाते हैं, तो तबारक सर सब्जेक्ट, पढ़ाना टीच, उसके बाद बड़ी इंग्लिश अकेडमी में ऑब्जेक्ट हो गया। मतलब सब्जेक्ट अगर निकाल चुके हो आप सेंटेंस से, समझ चुके हो कि जिसके बारे में बात की जा रही है वो सब्जेक्ट होता है। अपने बारे में आई, सामने वाला यू, मेल हुआ तो ही, फीमेल हुई तो शी, अधिक से ज्यादा लोग हुए तो दे, पास में हो तो दीज, दूर हुए तो दोज, अगर एक चीज है पास में तो दिस, और दूर हुई तो दैट। ये सब्जेक्ट हुआ। हेल्पिंग वर्ब वो आप धीरे धीरे सीखेंगे, हर एक टेंस की अलग अलग हेल्पिंग वर्ब होती है ताकि अलग अलग मीनिंग्स डिलीवर कर सके। उसके बाद वर्ब में 3 चेंजेस, सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म, या ओके वर्ब की चेंज हो गई। उसके बाद जो बचा वो है आपका ऑब्जेक्ट। ये है एक सेंटेंस बनाने का तरीका। जो मैंने पहले सेंटेंस बोला था इंग्लिश में, आई एम सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू, ये भी उसी का एग्जाम्पल था कि आई हुआ सब्जेक्ट, एन हुआ हेल्पिंग वर्ब, सिटिंग हुई उसके साथ में वर्ब, और बचा इन फ्रंट ऑफ यू ऑब्जेक्ट। सही हो रहा है सेंटेंस? अगर इसको हम आगे पीछे करें तो ग्रामर कहती है ये गलत है, और आप अपनी मीनिंग को इस तरह डिफाइन या डिलीवर कभी नहीं कर पाएंगे। इज दैट ओके? तो एक सही सेंटेंस बनाने का तरीका, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट।
ध्यान रखना, हेल्पिंग वर्ब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब को सीखने के लिए आप टेंसेस मॉडल सीखते हैं और इसी के जरिए आप इमोशंस और अपने समय के बारे में सामने वाले को डिलीवर करते हैं। सो सेंटेंसेस 3 प्रकार के बनते हैं, ये भी समझना आपके लिए ज़रूरी है। जैसे आपने ये सीखा कि सिंपल सेंटेंस कैसे बनता है। नेगेटिव सेंटेंस के लिए क्या होता है कि हमेशा नॉट आता है, और नॉट की खास बात यह है कि वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है। हिंदी में नॉट कहीं भी लगा दीजिए आप, अंग्रेजी में नॉट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाना होता है आपको। इसलिए हमेशा कहता हूँ कि अंग्रेजी और हिंदी भाषाओं में बहुत फ़र्क है। दूसरी बात यह है कि जब भी आप हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं तो उसके बाद नॉट लगना है, राइट नॉट। जैसे कि सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। मैं कहूँ कि मैं मार्केट में हूँ, आई एम इन मार्केट। आपने देखा इसमें वर्ब नहीं है, मैंने बोला आई सब्जेक्ट, एम हेल्पिंग वर्ब, इन मार्केट ऑब्जेक्ट हो गया। वर्ब क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें कोई घटना नहीं घट रही है, कोई एक्शन नहीं हो रहा है, सिर्फ बताया जा रहा है कौन है, कहाँ है, कैसा है। सो आई एम इन मार्केट, मैं मार्केट में हूँ जी। मैं बोलूँ मैं मार्केट में नहीं हूँ तो मैं बोलूँगा आई एम, उसके बाद नॉट, आई एम नॉट इन मार्केट, आई एम नॉट इन मार्केट, ही इज नॉट माई फ्रेंड, वी आर नॉट इन क्लास। अगर आप बोलें कि मैं आपका फॉलोवर नहीं, मैं वर इंग्लिश अकेडमी का फॉलोवर नहीं हूँ, आई एम नॉट अ फॉलोवर ऑफ वर इंग्लिश अकेडमी। कोई कहे कि मैं हूँ फॉलोवर, आई एम अ फॉलोवर ऑफ वरी इंग्लिश अकेडमी। मैं एक स्टूडेंट हूँ, आई एम अ स्टूडेंट, मैं स्टूडेंट नहीं हूँ, आई एम नॉट अ स्टूडेंट। वो मेरा दोस्त नहीं है, ही इज नॉट माई फ्रेंड। आप देख रहे हैं हमेशा आप हेल्पिंग वर्ब के बाद लगा रहे हैं। कुछ और एग्जाम्पल्स देते हैं, ही इज नॉट लिसनिंग टू मी प्रॉपरली, he is not listening to me properly, he's not talking to me, he's not talking to me, he is not talking to me, he's not done it, he's not done it, he hasn't done it, he has not done it, he hasn't done it। contraction form में has not, hasn't। जैसे कि do not, I don't like you, so I do helping verb, not उसके बाद, so I do not like you। ये है बात खास नेगेटिव सेंटेंस जिसमें कि हम हेल्पिंग वर्ब के बाद हमेशा नॉट का यूज करते हैं। अब बात करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का मतलब क्या होता है? इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का मतलब ये होता है जिसमें आप सवाल जवाब करें, क्वेश्चंस करें लोगों से। आप पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो आप क्वेश्चंस करते हैं, राइट। उस सेंटेंस उस सेंटेंसेस को हम बोलते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। मतलब हम साधारणली कोई बात कहते हैं कि भाई ये ऐसी चीज़ है तो वो सिंपल हो गया। आप कहें कि नहीं ऐसी नहीं है तो अब ये नेगेटिव हो गया। अब आप उससे सवाल करते हैं क्या ये ऐसी है, कितनी है, कहाँ है, क्यों है। ये क्वेश्चंस क्रिएट करने के लिए हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का यूज़ करते हैं। और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस उससे भी ज़्यादा हद तक आसान होती है। पूछो क्यों? क्योंकि इसमें हम करते क्या है, जो सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आ रही थी अभी तक, जैसे कि मैं मार्केट में हूँ, आई एम इन मार्केट, जो नेगेटिव में आई एम नॉट इन मार्केट था, उसी एम को आप आगे ले आएंगे, वो एक सेंटेंस क्वेश्चन बना देती है। जैसे कि एम आई इन मार्केट, क्या मैं मार्केट में हूँ? आर वी इन हॉस्पिटल राइट नाउ, क्या हम हॉस्पिटल में हो, हॉस्पिटल में है। आर यू मैड, क्या तुम पागल हो? देखा आपने, यू आर मैड, ये एक स्टेटमेंट हो गई। यू आर नॉट मैड, मैं कहता हूँ कि ऐसा नहीं है, मैं कहता हूँ आर यू मैड, ये क्वेश्चन हो चुका है। यही खास बात होती है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की। कितना आसान है ना, कि सिंपल सेंटेंस हुआ सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। अगर वर्ब है तो लगाइए, नहीं तो वर्ब नहीं लगेगा। नेगेटिव में क्या होता है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, उसके बाद वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव में जो हेल्पिंग वर्ब के बाद आ रही थी उसको ले आते हैं आगे और सेंटेंस बन जाता है। जैसे कि आर यू, इज he, has he, will you, can you, might he, shall he, shall we, ये सारे क्वेश्चंस हैं। सीरियसली गाइस, ये क्वेश्चंस ही हैं। जैसे मैं बोलूँ, hey you, are you talking to me, are you talking to me, क्या तुम मुझसे बात कर रहे हो? is he listening to me, क्या वो मुझे सुन रहा है? has he done his work, क्या उसने अपना काम खत्म कर लिया है? has he, is he, have they, पहले क्या बोल रहे थे, they have, एक स्टेटमेंट थी, they have done their work, उन्होंने अपना काम खत्म कर लिया है। have they done their work, क्वेश्चन क्रिएट कर दिया आपने। हेल्पिंग वर्ब को स्विच से पहले लेकर आइए और सेंटेंस हो जाता है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इज दैट ओके? इंटेरोगेटिव बना है इंटेरोगेट से, जिसका मतलब होता है सवाल जवाब करना। जैसे कि मैं आपसे कुछ सवाल जवाब करना चाहता हूँ, सो आई वॉन्ट टू इंटेरोगेट यू, तो आप ऐसे बोल सकते हैं। और इंटेरोगेट से निकला इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इज दैट ओके? और ख़ास बात यह है, जब आप स्पेशली किसी टाइम को लेके, समय को लेके, ऑप्शंस को लेके, या कभी आप रीजंस को लेके पूछना चाहते हो, तो उसके लिए बोला जाता है व्हाट, व्हेन, वेयर, विच, हु, whom, whose, how much, how many, ये सारे यूज होते हैं।
एक एक करके बात करते हैं। व्हाट मतलब जो आप जानना चाहते हो, क्या मतलब आपको कोई आइडिया नहीं है वो क्या है क्या नहीं है, तो आप बोलते हो व्हाट। जैसे कि व्हाट्स योर नेम, व्हाट इज दिस, व्हाट्स दैट, व्हाट आर दीज। क्या कर रहे हैं आप सिंपली व्हाट यूज कर रहे हैं। उसके बाद में मैंने बताया था सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट। जैसे कि ये क्या है, व्हाट इज दिस। इसमें ऑब्जेक्ट भी नहीं है क्योंकि हम ऑब्जेक्ट जानना ही चाहते हैं ना, तभी तो ऑब्जेक्ट बोल रहे हैं, तभी तो बोला व्हाट इज दिस। इसमें ऑब्जेक्ट जानना चाह रहे हैं, मतलब कोई चीज देखी और बोला ए मैन व्हाट्स दैट, व्हाट्स दिस, सो व्हाट इज दिस। और अगर हम रीजन जानना चाहे, क्यों तो क्या बोलेंगे व्हाई। जैसे कि तुम चिल्ला क्यों रहे हो भाई, मतलब एक बंदा चिल्ला रहा है, उससे रीजन जानना चाहते हो, सो व्हाई आर यू शाउटिंग। कोई आपसे पूछे तुम मुझसे प्यार क्यों करते हो, व्हाई डू यू लाइक हर, व्हाई डू यू लव हर, रीजन जानना चाहते हैं। आप क्यों अच्छा इंसान बनना चाहते हो, व्हाई डू यू वांट टू बिकम अ गुड पर्सन, व्हाई डू यू। देखा यू से पहले डू लगाया हमने, व्हाई। अभी कंफ्यूज मत होना कि डू लग रहा है, इजमार लग रहा है या वाजवार लग रहा है हेल्पिंग के तौर पे, हम सीखेंगे धीरे धीरे करके। अभी हम सिर्फ फोकस कर रहे हैं इन डब्ल्यूएच फैमिलीज पे, क्योंकि वो डब्ल्यूएच फैमिली इसलिए बोला जाता है या तो वो डब्ल्यू से स्टार्ट होती है या वो एच से होती है। हम इंडियंस ने उसको थोड़ा सा आसान बनाने के लिए, ताकि लोगों तक आसानी से पहुंच पाए, इस तरह की टर्म्स यूज कर लिए डब्ल्यूएच फैमिली। अंग्रेज नहीं बोलते इसको डब्ल्यूएच फैमिली। इज दैट ओके। सो डब्ल्यू से स्टार्ट होने वाले डब्ल्यू और एच से स्टार्ट होने एच वाले क्वेश्चंस, इसलिए डब्ल्यू एच फैमिली। जैसे कि व्हाट, व्हाई। अब जैसे टाइम की बात करें तो व्हेन बोलते हैं हम लोग। जैसे किसी के पूछे कि भाई तुम कब आओगे, व्हेन विल यू कम। तुम कब सोते हो, व्हेन डू यू स्लीप। तुम कब खाते हो, व्हेन डू यू ईट। इज दैट ओके। सो व्हाट, व्हेन, व्हाई, विच ऑप्शंस की जब बात करें, 4-5 ऑप्शंस उसमें से पिकअप करने की बात करें। विच इज योर्स, तुम्हारा कौन सा है भाई, समझ आ रहे हैं। विच इज योर बैग, तुम्हारा बैग कौन सा है। विच इज योर पेन, तुम्हारा पेन कौन सा है। इन विच क्लास डू यू स्टडी, बहुत सारी क्लासेस होती है फर्स्ट से लेकर 12 तक, तो किस क्लास में तुम पढ़ते हो भाई, मुझे बताओ। इन विच क्लास डू यू स्टडी। सो अब बात करते हैं हम व्हाई, व्हेन, विच, हु। मतलब इंसान के बारे में जब जानना चाहते हो, हु स्टैंडिंग बिहाइंड द डोर, डोर के पीछे कौन खड़ा है भाई, देख कर आओ, राइट। हु इज स्टैंडिंग बिहाइंड द डोर, हु मतलब यहाँ पे आप जानना चाहते हैं इंसान के बारे में। इज दैट ओके गाइस और नॉट। ऐसे ही बहुत सारी सीरीज है जो कि आपको हम पीछे वो मतलब इस वीडियो के बाद में आपके साथ में उनके मीनिंग्स के साथ आपको हम समझा देंगे। जैसे होती है व्हाट, व्हेन, विच, हु, हाउ मेनी, हाउ मच, हाउ लॉन्ग, हाउ फार, ये आपको मिलेंगे। उसके बाद आप यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब्स, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। ये है 3 तरीके सेंटेंस बनाने के इंग्लिश में, सिंपल, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव। इज दैट ओके। हेल्पिंग वर्ब बहुत बड़ा रोल प्ले कर दिया है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब के जरिए ही आप इमोशंस डिलीवर करते हैं सामने वाले को, और टाइम के बारे में बताते हैं। जैसे कि आपने सुना आई वॉज इन मार्केट, सो वॉज सुन के ही आपके दिमाग में मैसेज किया होगा कि सर पास्ट की बात करें। आई विल मीट यू टुमारो, सिर्फ विल सुनकर आपके दिमाग में मैसेज किया होगा कि भविष्य की बात की जा रही है। आई एम टॉकिंग टू यू से एम से पता लगा होगा कि प्रेजेंट की बात की जा रही है। यू शुड थिंक अबाउट इट से इसका मतलब लगा होगा कि शायद सुझाव दिया जा रहा है। अगर मैं कहूँ कि इट माइट रेन, ही माइट कम टुडे, इसका मतलब शायद पॉसिबिलिटी की बात की जा रही है, मतलब अंदाजा लगाने की बात की जा रही है, श्योर नहीं है घटना। जैसे कि ही माइट कम टुडे, इसका मतलब शायद वो आज आएगा। किससे पता लगा, क्या ही से पता लगा या कम से पता लगा? नो, माइट से पता लगा। इसका मतलब इन्हीं हेल्पिंग वर्ब्स के जरिए ही हम लैंग्वेज को आसानी से इंप्रूव कर सकते हैं। इज दैट ओके। सो अब हम सीखेंगे इज, एम, आर और वॉज वर्ब के यूजेज। अच्छा, अगर आप सुनते हो जब किसी को कभी इज, एम, आर के सेंटेंसेस बोलते हुए, तो आपके दिमाग में क्या मैसेज जाता है? जैसे अगर मैं कहूँ ही इज इन मार्केट, तो आपके दिमाग में क्या मैसेज गया कि ही इज इन मार्केट। ही से सब्जेक्ट, इससे क्या पता लगा आपको? प्रेजेंट की बात की जा रही है। एब्सोल्युटली राइट। उसके बाद कोई एक्शन है? नहीं है, सीधा ऑब्जेक्ट। इन मार्केट मतलब मार्केट में। तो अगर हम इज, एम, आर की बात करें तो इज, एम, आर यूज होता है जब हमें कभी ऐसे इमोशंस को डिलीवर करना हो जहां पे एक्शन नहीं हो रहा हो। सब्जेक्ट कौन? ही, वी, यू, दे, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट के बारे में जब बताना हो कि वो कौन है, कहाँ है, कैसा है, राइट, एज ए पर्सन कैसा है, कौन है, कहाँ है, कैसा है, इन सब को बताने के लिए इज, एम, आर का यूज होता है। अगर कहेंगे वो मार्केट में, बता रहे ना कि कहाँ है वो, इज इन मार्केट, वो कॉलेज में है, इज इन कॉलेज, वो बाहर है, ही इज आउटसाइड, इस का यूज होना है ही, शी, इट के साथ में, एम का यूज होना है आई के साथ में, और आर का यूज होना है यू, वे, यू, वी, दे, दीज, दोस के साथ यूज होना है।
तो इस तरह से हेल्पिंग वर्ब डिवाइडेड है सब्जेक्ट को ध्यान में रखते हुए। और उसके बाद में आती है इस हमारे की हेल्पिंग वर्ब। बताने के लिए क्या है, ये दोबारा रिपीट करता हूँ, वो कहाँ है, कौन है, कैसा है, ये डिफाइन करने के लिए। चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं। मैं स्क्रीन पर हूँ, आई एम ऑन स्क्रीन राइट नाउ। वो बाहर है, ही इज़ आउटसाइड। वो घर पर है, ही इज़ एट होम। वो कॉलेज में है, इज़ इन कॉलेज। वो मेरा भाई है, ही इज़ माई ब्रदर। ये मेरी चीज़ें हैं, दीज आर माई थिंग्स। क्या कर रहे हैं हम सिंपली कर रहे हैं, सब्जेक्ट लगा रहे हैं, इज़मार लगा रहे हैं, ऑब्जेक्ट लगा रहे हैं। इसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा। आपने ये बात गौर की होगी कि सीधा बताया जा रहा है चीज़ों के बारे में, सब्जेक्ट के बारे में इन्फॉर्म किया जा रहा है, वो कौन है, कैसा है, कहाँ है, राइट। बट ये नहीं बताया जा रहा है कि वो क्या कर रहा है, क्या किया उसने, क्या करेगा, क्योंकि वो होते हैं सेंटेंसेस टेंसेस के। और हम अभी हम सीख रहे हैं वर्ब टू बी, जिसमें क्या इज़मार अप्लाई करते हैं। अगर हम पास्ट की बात करें तो वाज वर यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, ही इज़ इन मार्केट राइट नाउ। वो अभी मार्केट में है। और अगर मैं कहूँ कि वो मार्केट में था, ही वॉज इन मार्केट। ठीक है, हिंदी के सेंटेंस को छोड़ते हैं और इंग्लिश के सेंटेंसेस को टारगेट करते हैं अब हम। ठीक है, जैसे मैं कहूँ कि ही इज़ माई फ्रेंड, ब्रेन को ट्रेन करना है। इज सुनते क्या मैसेज किया, ही इज़ माई फ्रेंड। यू नो, नाउ ही इज़ नॉट माई फ्रेंड बट अर्लियर he was my friend. He was my friend. He is my friend. He was my friend. You know, we were friends in school. We are मतलब at the moment, okay? Are सुनते क्या मैसेज आ रहा है? At the moment. We are friends. We were friends. You get it? So we are friends. We were friends. Right? Okay. He is my friend. Now he's not my friend. He was my friend earlier. He was my friend, right? He was in market. वो market में था. He was in market yesterday. I was in village. I was in village. I was in 6th standard that time. I was in 6th standard that time. यार मुझे बहुत भूख लगी हुई है. I am hungry right now. But कल मैं बहुत थका हुआ था. I was tired last night. कल शाम को समय मैं बहुत थका हुआ था. I was tired last night. I am 34 right now. Last year I was 33. I am. I was. He is. He was. She is. She was, right? These are, these were, right? So that girl is, that girl was, that person is, that person was. जो ऑब्जेक्टिव बोलते चले जाओ, कितना आसान है ना? इस हमारा वाज में है क्या? दोनों ही सेम है, दोनों ही सेम ही कंडीशंस में अप्लाई होते हैं, बट दोनों सिर्फ टाइम को ध्यान में रखते हुए अलग अलग अप्लाई होते हैं। मतलब इस हमारा प्रेजेंट को रिप्रेजेंट करता है और वाज वर्ब पास्ट को। दोनों के अंदर इमोशंस कौन से हैं? टाइम को लेके इमोशंस है। और ये बताना चाहते हैं कि जब सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताना हो कि वो कौन है, क्या है, कैसा है, मतलब उनकी विशेषताओं के बारे में जब हम बताते हैं, लेकिन ध्यान रखना घटनाएं नहीं घटती, एक्शंस नहीं होते हैं। मैं खाना खा रहा हूँ ऐसा नहीं बोलेंगे, सिर्फ बोलेंगे मैं घर पर हूँ, मैं बाहर हूँ, वो कॉलेज में है, वो मेरा दोस्त है, ये रंग ब्लू है, मतलब ये रंग नीला है, वो मेरी कार है, वो मेरे दोस्त है ना, वो मेरे पास है। इस तरह के सेंटेंसेस चीज़ें, जैसे कि ही इज़ नियर टू मी, इस तरह के सेंटेंसेस हम बोलते हैं ज़माने में। अब इन्हीं के सेंटेंसेस को जब पास्ट में डिफाइन करें तो हमें वाज वर यूज़ करना होगा। ही वॉज इन मार्केट, ही वॉज इन कॉलेज, दे वर माई फ्रेंड्स, दे वर इन मार्केट, दे वर देयर, शी वॉज इन क्लास, शी वॉज आउटसाइड, शी वॉज इंटेलिजेंट। इस तरह के सेंटेंसेस। इज़मार वर्तमान, वॉज वर्ड पास्ट, इज ही शिट सिंगुलर के साथ, एम आई के साथ, और आर प्लूरल मतलब यू, वी, दे, दीज, दोज के साथ। मतलब जो एक से ज्यादा सब्जेक्ट्स के लिए यूज होता है, मतलब जो एक से ज्यादा लोगों के बारे में बताने के लिए सब्जेक्ट यूज होते हैं, उनके साथ में आर। वॉज वर्ब यूज होता है आई के साथ वॉज, ही के साथ वॉज, शी के साथ वॉज, इट के साथ वॉज, या सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वॉज। उसके बाद दे, दीज, दोज मतलब प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ में वर्ड। अगर आप अपने गाँव में खड़े हो और आप बोलते हो मेरे चाचा जी दिल्ली में है, माई अंकल इज इन दिल्ली। अगर आप कहो पिछले साल वो बॉम्बे में थे, लास्ट ईयर
He is in Bombay. He was in Bombay. Yes, he was in Bombay. आपका कोई दोस्त है जो आज आर्मी में है लेकिन पहले वो इंजीनियर था, इंजीनियरिंग के बाद उसने आर्मी ज्वाइन की. आप कहते हैं यू नो माई फ्रेंड या वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज इन आर्मी, अभी है वो अभी, बट पहले वो माई फ्रेंड वॉज एन इंजीनियर, अर्लियर माई फ्रेंड वॉज एन इंजीनियर. डिड यू गेट दिस नाउ? सो क्या कर रहे हैं हम? सब्जेक्ट लगा रहे हैं, इज एम आर या वॉज यूज कर रहे हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा दे रहे हैं, क्योंकि एक्शंस की बात नहीं हो रही. आसानी से बोलो, किसी को भी जब डिफाइन कर रहा हूँ किसी चीज़ के बारे में, किसी इंसान की क्वालिटीज़ के बारे में, कहाँ है वो, कौन है वो, कैसा है, उसकी विशेषताओं के बारे में बता रहा हूँ, सिंपली इज एम आर यूज़ कीजिए. वाज पर अगर उसी में पास को डिफाइन करना है, उसी के कंडीशन को पास में डिफाइन करना हो तो नॉट इज एम आर, वाज के बाद नॉट लगा दी. जैसे कि आई वॉज नॉट टायर्ड, आई वॉज नॉट hungry, I was not angry, she was not my friend, she was my sister, that girl was my teacher, that woman was my auntie. क्या बोल रहे हैं आप? बताइए तो नहीं पास के बारे में. That person is ऐसे, not, she's not, that person is not, that person is not my friend, that girl is not my sister. Object interrogative में is am was verb को आगे ले, जैसे कि are you my friend, is he an engineer, is he अ डॉक्टर. याद करो, जब मैं सेंटेंसेस आपके सामने बोल रहा हूँ तो इमेजिनेशन मतलब इमेजिन कीजिए कि मैं किसके बारे, जैसे बोल रहा हूँ कि क्या वो तुम्हारा दोस्त है, इज ही योर फ्रेंड, ही इज योर फ्रेंड, इज ही योर फ्रेंड, राइट? ही इज योर फ्रेंड, इज ही योर फ्रेंड, इज ही इन योर क्लास, इज ही योर टीचर, वॉज ही योर टीचर, इज ही योर टीचर एट द मोमेंट, वॉज ही योर टीचर, क्या वो टीचर तुम्हारे थे, वॉज ही इन योर क्लास पास्ट, what is he in your class present, where are you right now, where were you yesterday, where are you are present, where were you past. हेल्पिंग वर्ब्स को समझने की कोशिश कीजिए. था, थी, थे, है, ही, है भूल जाइए. हिंदी के सेंटेंसेस का मैं यूज इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको मैं समझा पाने में सफल हो पाऊँ, नहीं तो मैं ट्रांसलेशन की तरफ कभी ना जाऊँ, क्योंकि ट्रांसलेशन के जरिए मुझे पता है कि आप लैंग्वेज को इंप्रूव नहीं कर सकते. एक हद तक इंप्रूव कर सकते हो बट नेचुरली डेवलप नहीं कर पाएंगे. इसीलिए मैं बार बार इंग्लिश की तरफ मूव करने की कोशिश करता हूँ और हिंदी बोलना की ज़रूरत मुझे इसलिए पड़ती है ताकि मैं आप तक पहुँच पाने में सफलता से मतलब सफल हो पाऊँ, आप तक पहुँच पाने अपनी बातों को मैं. सो ये है कुछ इज़मात वाज वर्के. इज़ दैट ओके? सो आज के लिए इतना ही बहुत है. बहुत बहुत शुक्रिया बर इंग्लिश अकेडमी के साथ जुड़ने के लिए. थैंक यू सो मच.